27 जुलाई 2014, 27 जुलाई 2014, कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल टाउन जिसे कहा जाता है, या फिर मैनचेस्टर भी कहा जाता है इंडिया का। इसी कानपुर शहर में एक अरबपति बिजनेसमैन जिनका बिस्किट का बहुत बड़ा कारोबार और उनका नाम ओम प्रकाश दासानी, उनके दो बेटे, उनमें से छोटा बेटा 30 साल का पीयूष दासानी, 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी 2012 में जबलपुर के एक रईस ख़ानदान में, और पीयूष की बीवी का नाम था ज्योति। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, चूँकि बहुत ही बड़ा परिवार, ख़ानदान, दोनों बिजनेस टाइकून टाइप। 2 साल बीत गए। 27 जुलाई 2014 संडे का दिन था। ज्योति ने अपने पति पीयूष से कहा कि चलो कहीं बाहर करते हैं, आउटिंग करते हैं, कुछ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, कहीं अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो दोनों दोपहर को बल्कि 11 बजे ही घर से निकलते हैं और इसके बाद कानपुर में एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट जिसका नाम कार्निवाल, वहाँ दोनों मियाँ बीवी पहुँचते हैं। वहाँ जाकर लंच का ऑर्डर देते हैं, खाना खाते हैं, करीब घंटा भर या सवा घंटा वहाँ बिताते हैं और इसके बाद 12 सवा 12 के दरमियान पीयूष और उसकी वाइफ ज्योति अपनी होंडा एकॉर्ड कार में वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद थोड़ी दूर आगे जाते हैं, कानपुर का ही एक इलाका, थोड़ा सा सुनसान सड़क, वहाँ अचानक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लड़के पीयूष की होंडा एकॉर्ड कार को घेर लेते हैं। इसके बाद कार को रोकते हैं, पीयूष को कार से बाहर खींचते हैं, बुरी तरह उसकी पिटाई करते हैं और फिर उनमें से 2 शख्स उस होंडा एकॉर्ड कार में बैठता है और पीयूष की बीवी ज्योति को अपने साथ लेकर उसी कार में वहाँ से भाग जाता है। अब पीयूष बदहवास उसकी बीवी को उसके सामने पीटा गया, उसे पीटा गया और फिर उसकी बीवी को जबरन किडनैप करके कार में ले जाया गया। अब वो घबरा भी रहा, उसे मालूम भी है कि वो एक अमीर ख़ानदान का बेटा है, हो सकता है रैंसम के लिए किडनैपिंग है। वो इधर उधर लोगों से मदद मांगता है। सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन करता है घर पे कि ऐसी ऐसी बात हुई है। फिर एक मोटरसाइकिल सवार उसको लिफ्ट देता है, वो वहाँ से थोड़ी दूर पर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपना नाम पता बताता है और फिर पूरी वारदात बताता है। अब जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि शहर के एक नामी गिरामी अरबपति शख्स की बहू को इस तरह से अगवा कर लिया गया है, तो पुलिस भी हरकत में आती है, अपने आला अफसरों को इसके बारे में जानकारी देती है। इधर रिपोर्ट लिखाने के बाद पीयूष अपने घर आता है। अब घर पे यहाँ कोहराम मचा हुआ है, सिर्फ 2 साल शादी को हुए और इस तरीके से कानपुर में दिन दहाड़े पीयूष की बीवी को किडनैप कर लिया गया। इधर ये खबर जबलपुर भी दे दी जाती है तब तक, क्योंकि मामला बेहद नाजुक भी था। अब आला पुलिस अफसरों की टीम फ़ौरन पीयूष के घर पहुंचती है, उससे पूरी डिटेल और जानकारी मांगती है। तो पीयूष रेस्तरां से लेकर उस जगह तक जहां तक वो कार से पहुंचा और जहां पे उसकी बीवी को अगवा करके लोग ले गए, पूरी कहानी वही बताता जो उसने लगभग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट में लिखाई थी। अभी तमाम आला पुलिस अफसर पीयूष के घर पर ही थे और इस दौरान में जो होंडा एकॉर्ड कार है उसके नंबर को भी फ्लैश कर दिया गया था कि शहर की नाकेबंदी कर दो, देखो इस कार को ढूंढो। लेकिन मुश्किल से 1.5 घंटा ही बीता होगा, करीब 1.5 से 2 का वक्त था। अचानक कंट्रोल रूम से एक कॉल आया और कहा गया कि जिस होंडा एकॉर्ड कार की तलाश है वो इसी शहर में एक सुनसान जगह पर खड़ी मिली सड़क किनारे। आला पुलिस अफसरों को ये बात पता चली, फ़ौरन टीम वहाँ पे पहुँची पुलिस की। देखिए तो वाकई वहाँ पे वही होंडा एकॉर्ड पीयूष की खड़ी भी है। लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर बहुत भयानक था। पूरी जो कार थी वो खून से सनी हुई थी और अंदर कार की एक सीट पर ज्योति की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उस खून को देखकर और कार को देखकर यह अंदाज़ा हो रहा था कि इस कत्ल को हुए ज़्यादा देर नहीं लगा है, क्योंकि खून ने अभी जमना शुरू नहीं किया था। अब इस लाश को देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूले। मामला एक अरबपति की बहू की अब कत्ल का हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे, पुलिस को ये भी मालूम था। खैर, ये खबर अब पीयूष के घर तक पहुंची। जब ये खबर पहुंची कि ज्योति की लाश मिली है कार से, घर पे मातम पसर गया। बदहवास रोते पीटते अब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लाश को अस्पताल भेज दिया गया था। अब फिर घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं, वहाँ पोस्टमार्टम होना था। अब सवाल ये था कि आखिर संडे के दिन 27 जुलाई घर से निकलने के दौरान अगले 2-2.5 घंटे में ये सब कुछ हुआ, तो वो कौन लोग थे? अगर ज्योति की किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई तो फिर फिरौती मांगने से पहले ही उसका कत्ल क्यों कर दिया गया?
ये सारी बातें थी। अब पूरे घर का जो उस वक्त आलम था वो अजीब था। घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। पीयूष की अलग हालत ख़राब थी, बेतहाशा रो रहा था, लेकिन पुलिस का अपना काम था जांच करना। इसी दौरान में अब सारी चीज़ें हुई। उसके बाद घर वाले अब हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि पोस्टमार्टम होना है। अब तमाम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। एक पुलिस अफसर ने बड़े ध्यान से वहाँ पर पीयूष को देखा और इत्तेफाक से 2-2.5 घंटे पहले वो पीयूष को घर पे भी देख चुका था। जब आला पुलिस अफसर पहुँचे पीयूष का बयान दर्ज करने के लिए बाकी लोगों के साथ घर वालों का, तो वो भी वहीं था। अब अगले 1-1.5-2 घंटे के अंदर वो पीयूष को दोबारा देख रहा था। इस बार घर के अंदर नहीं बल्कि अस्पताल में, जहाँ मॉर्चरी में ज्योति की लाश पड़ी थी और तमाम रिश्तेदार उस मुर्दा घर के बाहर थे और आला पुलिस अफसर भी थे। तो उस पुलिस अफसर ने जिसने पीयूष को दोबारा देखा अगले 1.5-2 घंटे के अंदर, उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने दिमाग पे जोर डाला, उसने लगा कि नहीं वो सही देख रहा है। हुआ यूं कि जब वो घर गया और पीयूष से पूछताछ हुई तो पीयूष ने एक टी-शर्ट पहन रखी थी जो अपनी बीवी के साथ वो लंच करने के लिए पहन कर गया था, और फिर उसी में उसने रिपोर्ट लिखाई। फिर उसी में घर पे आया, घर पे रो रहा है, पुलिस वालों को बयान दे रहा है। और अब ज्योति की लाश मिलने की खबर आई तो फिर वो अस्पताल पहुंचा है। लेकिन अस्पताल में पीयूष की टी-शर्ट बदली हुई थी, अब वो दूसरी कमीज़ पहने हुआ है। अब उस पुलिस अफसर को ये किसी से शेयर नहीं कर रहा, अपने आप सोच रहा है कि एक शख्स जो सुबह घर से निकला लंच करने के लिए, बीवी को घुमाने के लिए, और अगले 2-2.5-3 घंटे में वापस भी आ गया है, और उसी शख्स को जब ये पता चल रहा है कि उसकी बीवी का कत्ल हो गया और वो अपनी बीवी की लाश को देखने के लिए मुर्दा घर आ रहा है, तो ऐसी हालत में क्या कोई पति पहले अपने कपड़े बदलेगा और फिर अस्पताल पहुंचेगा? वो तो बदहवास होगा और जिस हाल में होगा उसी हाल में दौड़ पड़ेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है। अब वो सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, इतना टी-शर्ट भी बदलने की क्या ज़रूरत है ऐसे माहौल में? कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हो आप, खुशी का मौका हो, समझ में आता है। आपकी अपनी बीवी का कत्ल हुआ है और आप अस्पताल आने से पहले कपड़े बदल रहे हो। ये बात उसे बड़ी खटकी। उसने अपने सीनियर अफसर के कान में उसी अस्पताल की चारदीवारी में बड़े धीरे से ये बात कही कि पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, घर में पीयूष ने अलग कपड़े पहने हुए थे और अगले 1-1.5 घंटे में वो कपड़ा चेंज करके यहाँ आया। अब उस पुलिस अफसर ने भी ध्यान से सोचा और उन्हें लगा कि हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि वो भी उस घर में थे। उन्हें लगा कि इतनी और ऐसे आलम में कपड़े बदलने का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ से पुलिस के कान खड़े हुए। अब पीयूष जो वहाँ पे रो रहा है, पुलिस की नज़रों में अब वो एक सस्पेक्ट, एक संदिग्ध जो शक के घेरे में है। लेकिन सिर्फ एक टी-शर्ट के बलबूते पर शक करना तो लाजमी है, पुलिस का हर केस पे शक करती है, लेकिन उसे ही कातिल माने ये गलत था। तो उसके लिए फिर आपको सबूत चाहिए। लेकिन पहली चीज़ जिसने पुलिस की चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला वो ये टी-शर्ट था। अब खैर इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ज्योति के शरीर पर, उसके जिस्म पर तेज़ धार हथियार के 17 निशान थे। मतलब कातिलों ने इस तरीके से मारा था कि कहीं भी गुंजाइश न रह जाए कि वो बच जाए। तो बहुत ही बेरहमी से मारा था। अब पुलिस के लिए उलझन ये कि कातिलों ने इतनी बेरहमी से मारा, किडनैप किया, लेकिन न रैंसम कॉल, न फिरौती के पैसे, तो क्या ज्योति से ज़ाती दुश्मनी थी? अब ज्योति से ज़ाती दुश्मनी किसकी हो सकती है? कानपुर शहर के लिए ज्योति अनजान थी। 2 साल पहले ही वो अपने ससुराल आई थी जबलपुर से। यहाँ किसी को जानती नहीं थी, बस अपने ससुराल के अलावा। और जहाँ भी जाती थी, जो फैमिली मेम्बर होते, सास ससुर बाकी लोग, उनके साथ जाती। तो ऐसी किसी से दुश्मनी नहीं। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब पुलिस के पास ले देकर 2 चीज़ें शुरुआत में थी, उस टी-शर्ट को हटाकर। एक, पीयूष का बयान कि संडे की वो सुबह करीब 11 साढ़े 11 के दरमियान कार्निवाल रेस्तरां गया था अपनी बीवी के साथ, ज्योति को लेकर मतलब। तो पुलिस ने सबसे पहले कार्निवाल में जाकर पूछताछ की कि पीयूष का बयान सच है कि नहीं। तो वहाँ उन्होंने बताया कि हाँ वो आए थे। अब पुलिस को लगा कि चलो सीसीटीवी कैमरा भी देखते हैं। उन्होंने रेस्तरां का सीसीटीवी कैमरा निकाला और देखना शुरू किया। उसमें जो पीयूष का बयान था बिल्कुल सच था। वो रेस्तरां में दाखिल होता है, एक टेबल शायद पहले से बुक किया हुआ था, वहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ बैठते हैं। लेकिन इसके बाद ये जो तस्वीरें थी वो थोड़ी सी अटपटी थी। पुलिस को लगा कि ये क्या है, एक हस्बैंड वाइफ संडे को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं, घर से खाना खा रहे हैं, लेकिन उस टेबल पर बैठने के बाद से खाना खाने तक पीयूष और ज्योति ने एक दूसरे से एक बार भी बात नहीं की। दोनों अपना खाना खा रहे हैं, जब वेटर आए तो कुछ बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान लगातार ज़्यादातर खाना खाते वक्त पीयूष किसी से मोबाइल पर बात कर रहा है।
तो पत्नी को घुमाने लाया है, दोनों रेस्तरां में हैं, लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस को लगा कि 2 साल पहले तो शादी हुई है, ये लोग आउटिंग के लिए निकले हैं, लेकिन ये कैसी आउटिंग है जहाँ पर ये खाना तो खा रहे हैं पर एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अब ये पहली चीज़ थी पुलिस के लिए अजीब। दूसरी, पुलिस ने उस जगह के को देखा जहाँ पर पीयूष के बयान के हिसाब से 2 मोटरसाइकिल पर 4 लड़कों ने कार को रोकी। वहाँ पे भी बड़ी अजीब सी चीज़ें थी कि ट्रैफिक आ जा रहा था तो वहाँ पे कोई चश्मदीद तब तक सामने नहीं आया। दूसरा, पीयूष का बयान था कि उसे उन्होंने मारा पीटा और धक्का देकर कार से फिर बाहर निकाला और कार से उसको बाहर करने के बाद उसकी बीवी को लेकर चले गए। लेकिन पीयूष के पूरे जिस्म पर चोट का एक भी निशान नहीं था, कहीं भी नहीं। न उसके कपड़े पे ऐसा कोई दाग था जिससे लगे कि वो सड़क पर गिरा हो। अब ये सारी चीज़ें और टी शर्ट का बदलना मुर्दा घर में जाने से पहले पुलिस के लिए बड़ी एक अजीब सी चीज़ हो रही थी। अब शक का शिकंजा कसता जा रहा था पीयूष की तरफ, लेकिन सबूत नहीं था, ये सारी चीज़ें थी सिर्फ। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो कॉल डिटेल्स खंगालते हैं। पीयूष के कॉल डिटेल को निकाला गया। जब पीयूष के कॉल डिटेल को निकाला गया तो उसके नंबर में से और कोई ऐसी अजीब चीज़ मिली नहीं। एक नंबर मिला, और वो नंबर इसलिए थोड़ा सा पुलिस के लिए अजीब हुआ कि शायद उसके मोबाइल के कॉल डिटेल में जितने भी नंबर थे 500-600, उनमें से वो इकलौता नंबर था जिस पे पीयूष सबसे ज़्यादा और सबसे देर तक बातें किया करता था, और वो भी पिछले 2-3 सालों से। अब ऐसा कौन हो सकता है जिसको पीयूष सबसे ज़्यादा बात करे? तो जब उस नंबर को ट्रेस किया गया, उसके डिटेल निकाले गए, तो पता चला वो कानपुर की एक लड़की का नंबर है। उसका नाम है मनीषा। मनीषा वहाँ की एक पान मसाला बड़ी कंपनी, उनकी बेटी, और वो भी बड़ी मतलब करोड़पति अरबपति। अब सवाल ये था कि 2 साल पहले शादी हुई और शादी के बाद से सबसे ज़्यादा बातें, वो भी देर 3-3, 4-4 बजे तक रात सुबह, और फिर चैट्स, व्हाट्सएप। तो ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं पुलिस को एक क्लू दिया कि इस केस को सुलझाने के लिए मनीषा से भी पूछताछ करनी ज़रूरी है कि आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है। अब पुलिस के पास डिटेल था, उधर मनीषा के भी कॉल डिटेल को पुलिस ने ट्रेस किया और उसको भी चुपचाप खंगाला, तो उससे भी वही सारी बातें और चैट्स, ये सारी चीज़ें सामने आई। अब लेकिन ये दोनों घराना बहुत बड़ा, पीयूष का भी और मनीषा का भी। पुख्ता सबूत के बिना आप हाथ नहीं डाल सकते। उधर जबलपुर में ज्योति के जो माँ बाप, उनका भी घराना बड़ा। अब वो अपनी इकलौती बेटी को इस तरह से खोकर, उनका भी बुरा हाल, और वो चाहते हैं कि जो भी उनकी बेटी का कातिल हो वो सामने आए। तो अब पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि ताकतवर घरानों के बीच में उसे जांच भी करनी है और सही कातिल पर हाथ भी डालना है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तफ्तीश जारी रही, सीसीटीवी फुटेज से लेकर कॉल डिटेल सब कुछ सामने था पुलिस के। जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी तो पुलिस को कोई और कातिल का चेहरा दिखाई नहीं दिया। अब तक के जितने भी छोटे मोटे एविडेंस थे वो सारे पीयूष की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिरकार एक रोज़ पुलिस ने पीयूष को बुलाया कि आओ, आपका बयान है, चूँकि आप विटनेस हो, पूछताछ करनी है केस के बारे में। और पीयूष को भी अब तक यही है कि वो एक विटनेस है, उसकी वाइफ की मौत हुई है, कत्ल हुआ है, तो वो भी अपना पुलिस स्टेशन गया। लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसे पता चला कि उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया बल्कि उसके कातिल के तौर पर बुलाया गया। अब पुलिस ने उससे ये कत्ल के 4 दिन बाद की बात है, चौथा दिन था, 31 जुलाई अब 2014 आ गया। पीयूष पुलिस के पास पहुंचता है। अब पुलिस उसे सारी चीज़ें बताती है। एक तो उसके सामने वो सीसीटीवी फुटेज रखती है रेस्टोरेंट का और कहती है कि तुम मियाँ बीवी के बीच में बातें नहीं, इसका मतलब रिश्ते ठीक नहीं। इस दौरान में पुलिस ने इन दोनों के रिश्तों के भाई खंगालना शुरू किया था, और आखिर में आकर पुलिस का जो नतीजा था वो यही था कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बीच में मनीषा नाम की जो लड़की है उसकी वजह से कुछ ना कुछ है, कुछ राज है। तब उसे बुलाया गया, पूछताछ हुई, लेकिन पीयूष लगातार अपने उसी बयान पर कायम रहा और इससे आगे वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, मुंह खोलने को तैयार नहीं। तभी पुलिस ने एक और चाल चली। उन्होंने मनीषा को भी बुला लिया कि आपका दोस्त है, आप इस केस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं, पुलिस की मदद कर सकते हैं, ज्योति के कातिल तक पहुंचने में आप भी आ जाइए। अब मनीषा भी पुलिस स्टेशन में और पीयूष भी पुलिस स्टेशन में। अब दोनों से पूछताछ हो रही है अलग अलग, फिर दोनों को एक साथ कर दिया गया। अब इसके बाद पुलिस ने उन दोनों के सारे कॉल डिटेल्स, वो चैट्स, वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी और कहा कि ये सच है, अब या तो आप सच बोलो
या फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब जब उनके रिश्ते का राज इस तरीके से आम हुआ, उन्हें लगा कि सारे कॉल डिटेल्स, जो कब कब बातें हुई, कितनी देर बातें हुई, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं था। इसके बाद पीयूष टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बताई। इस जुर्म के पीछे की सच्चाई भी वही थी जो सैकड़ों, हज़ारों, ऐसे लाखों केसेस में हुई है। पीयूष की शादी बेशक ज्योति से हुई, घर वालों ने कराई। घर वाले अरबपति लोग, पीयूष को लगा माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जाएगा तो पता नहीं बेदखल ना कर दें, लेकिन वो प्यार करता था मनीषा से और शादी भी करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। घर वालों ने रिश्ता ज्योति के साथ तय कर दिया, जो जबलपुर की रहने वाली थी, और पीयूष ने बड़ी खामोशी से ये रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर शादी कर ली। शादी तो कर ली, लेकिन उसने कभी ज्योति को अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया। पहले ही दिन से वो बेशक एक मियाँ बीवी के तौर पर रहते, फंक्शन में जाते, घर में रहते, एक ही कमरे में सोते, लेकिन कभी उसने दर्जा नहीं दिया। वो प्यार मनीषा से ही करता था। और बाद में पुलिस को उस घर से ज्योति की एक डायरी मिली। उस डायरी में ज्योति ससुराल आने के बाद की अपनी हर दिन की कहानी को लिखा करती थी, और उसमें उसने ये कहानी लिखी कि मेरी शादी तो हुई पीयूष से, लेकिन उसने कभी मुझे दर्जा नहीं दिया। उसने कभी मुझे बीवी माना ही नहीं, न बीवी का हक दिया, न कोई खुशी दी। बल्कि मैंने अपने इन लॉज को कई बार शिकायत की कि वो रात अक्सर 12 बजे घर से निकल जाता था चुपचाप, जब सब सो जाते थे, और कभी 2 बजे निकल जाता था और सुबह 4-5 बजे लौटता था। हालांकि ज्योति को नाम नहीं मालूम उस लड़की का, लेकिन उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है और वो उसी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। और कई बार मुझे इन चीज़ों के लिए वो मानसिक रूप से बहुत परेशान भी करता है। वो डायरी बहुत ही इमोशनल डायरी थी, जिसमें उसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी और पीयूष के रिश्ते की कहानी सब कुछ लिखी थी। वो डायरी भी पुलिस के पास एक सबूत के तौर पर, और पीयूष और मनीषा को जब दिखाया गया तो उन्होंने फिर माना। तो वह यूँ की शादी तो हो गई, लेकिन पीयूष ने ज्योति को अपनी बीवी माना नहीं और वो मनीषा से ही शादी करना चाहता था। लेकिन अब सवाल ये था कि ऑलरेडी वो शादीशुदा था। ज्योति के रहते हुए वो मनीषा से कैसे शादी करे, कैसे करे वो शादी। फिर इन दोनों ने प्लान बनाया कि ज्योति को रास्ते से हटा देते हैं, इसके बाद शादी आसानी से हो सकती है। लेकिन कैसे हटाए, तो उसे ये भी पता था कहीं ना कहीं कि ज्योति एक अरबपति की बहू है, बड़े ख़ानदान की है। तो किडनैपिंग, यूपी में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इसको एक किडनैपिंग का रंग दिया जाएगा। और इसी के बाद उसने अपने ही एक ड्राइवर और नौकर को पहले इसमें शामिल किया। फिर कहा किसी सुपारी किलर को ढूंढो, उन्होंने उसे ढूंढा। और इसके बाद 27 जुलाई को ज्योति को इसने पहले कहा कि चलो आज तुमको मैं आउटिंग पे ले चलता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फिर ये रेस्तरां ले गया। फिर ज्योति ने इससे रिक्वेस्ट की कि चलो आज पति का मूड अच्छा है, कहीं घुमाएगा। उसे ही नहीं मालूम था कि उसका मूड अच्छा नहीं, बल्कि वो तो कुछ और सोच कर निकला था। उसने उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की ज़िद की। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, क्योंकि उसकी साजिश भी यही थी। फिर दूर जाने के बाद जहाँ उसे मौका मिला, उसी कार में उसके ड्राइवर, नौकर और एक और शख्स ने ज्योति का पहले गला घोंटा और फिर चाकू से उसके ऊपर वार किया। और ये सब कुछ पीयूष के रहते हुए किया गया। इसके बाद सारे सबूत मिटाए गए वहाँ से। पीयूष कार से उतरा, कार वहाँ से आगे गई। फिर पीयूष चीखने चिल्लाने लगा प्लान के तहत। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने उसको लिफ्ट दी। फिर वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में उसने यही सारी कहानी बताई। फिर वो अपने घर गया, चूँकि बड़ा मामला था। आला पुलिस अफसर घर आ गया, उसने बयान दिया, लेकिन अगले 2 घंटे के अंदर ही ज्योति की लाश मिल गई। और उसके बाद उसे मुर्दा घर जाना पड़ा। और मुर्दा घर जाने से पहले बस उसने एक टी-शर्ट बदल लिया। और ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में कपड़ा बदलना एक अनुभवी पुलिस अफसर को खटक गया, और वो शक के घेरे में आ गया। और उसके बाद तमाम जांच हुई, तो फिर वो पकड़ा गया। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अदालत में पेश किया गया। जेल में है, लगातार जेल में है। 2020 में लास्ट इसमें अपडेट था कि पीयूष को 15 दिन की पेरोल पे छोड़ा गया था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी। हालांकि लोअर कोर्ट ने उसको रेगुलर बेल ज़मानत देने से मना कर दिया। हाँ, मनीषा को ज़मानत मिल गई, वो ज़मानत पर बाहर है, लेकिन पेरोल के बाद फिर से पीयूष जेल में है। और इस मुकदमे का अभी फैसला निचली अदालत से ही नहीं आया। इसको लेकर कानपुर में एक वक्त में काफ़ी हंगामा हुआ। जस्टिस फॉर ज्योति के लिए मुहिम चलाई गई। तो अच्छी बात यह है कि ज्योति के जितने गुनहगार हैं वो इस वक्त जेल में हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 8 साल हो गए, अभी तक मुकदमे का फैसला नहीं हुआ निचली अदालत का। अब ये तो फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद की सारी चीज़ें आपको पता है और कितना वक्त लगता है। तो देखिए,
इस सुस्त रफ्तार से जारी मुकदमे का आखिरी फैसला कब आता है?